ओके, क्वेश्चन है कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 इक्वल टू, ठीक है, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4, इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, अच्छा देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ये साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का ये रिलेशन आपने देखा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, राइट। सो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स है, इनको अलग अलग कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 3/4 प्लस साइन इनवर्स 3/4 एंड कॉस इनवर्स 3/4 एज इट इज। ओके, सो ये दोनों मिलके क्या बन सकते हैं, π/2, बिकॉज ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जैसा फॉर्म है, तो ये हो जाएगा π/2, तो कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 3/4 प्लस π/2। ओके ओके, π/2 को आगे लिख रहा हूँ रीअरेंज करके, कॉस ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स 3/4, ठीक है। अच्छा, कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये कॉस π/2 प्लस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे साइन इनवर्स 3/4 है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन इनवर्स 3/4। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, -3/4, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है E and F are midpoints of diagonals AC and BD of quadrilateral ABCD. If G is the midpoint of segment EF, then find the value of GA plus GB plus GC plus GD. ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सपोज ये वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है, A B C and D। ओके ओके, E and F are midpoints of diagonal AC and BD। AC का मिड पॉइंट E है एंड BD का मिड पॉइंट F है, ठीक है, एंड G इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EF। इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो G है। ओके ओके, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, GA प्लस GB प्लस GC प्लस GD का वैल्यू, ठीक है, ये सिचुएशन। तो मान लेते हैं ए वर्टेक्स का ये जो ए पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ एंड वेक्टर जी। ओके, ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका मतलब क्या है, ओ ए इक्वल टू वेक्टर ए, मतलब ओरिजिन एंड ए को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके रिस्पेक्ट में जो वेक्टर बनता है, यानी कि ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब इस ओ ए वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है तो उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओके, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी प्लस जी डी। अच्छा, यहाँ पे O कहाँ पर है ये फर्क नहीं पड़ता, मतलब O को यहाँ पे डिनोट करना डायग्राम में जरूरी नहीं है, उसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब हमें पता O यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना। तो जी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर जी ओ प्लस ओ ए, राइट। ओके, ये कैसे हुआ, ये अपने वेक्टर एडिशन में सीखा होगा ऐसे। सपोज ये ए है, यहाँ पे ये वर्टेक्स बी है और यहाँ पे ये सी है, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी होता है, राइट। मतलब अगर मुझे वेक्टर ए सी को दो पार्ट में ब्रेक करना है तो मैं किसी भी वर्टेक्स को बीच में घुसा सकता हूँ, ये बी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो वैसे ही जी ए को हम क्या लिख सकते हैं, जी ओ प्लस ओ जी, राइट, जी ओ प्लस ओ जी, सेम इसी तरह से। ओके, यहाँ पे हम और ओ को क्यों बीच में घुसा रहे,
क्योंकि हमने यहाँ पे इसी रेस्पेक्ट में वेक्टर कंसिडर किया, पोजीशन वेक्टर ए का मतलब ओ ए, इसलिए इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। जी बी को क्या लिख सकते हैं, जी ओ प्लस ओ बी। वैसे जी सी क्या हो जाएगा, जी ओ प्लस ओ सी, जी डी होगा जी ओ प्लस ओ डी। ठीक, ओके। जी ओ को माइनस ओ जी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि ए बी इज नेगेटिव ऑफ बी ए, यानी कि इनका अगर पोजीशन स्विच करो, इसका ए बी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर ये ए बी वेक्टर है तो ये बी ए वेक्टर हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड सेम, बस डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो आगे माइनस करने पर दोनों इक्वल होंगे, तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पे। जी वेक्टर जी ओ को लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ओ जी। ओके, ओ ए एज इट इज प्लस अगेन जी ओ को माइनस ओ जी, ओ बी एज इट इज, जी ओ को माइनस ओ जी प्लस ओ सी एज इट इज प्लस माइनस ओ जी प्लस ओ डी एज इट इज। ठीक है, ओके। जी का पोजीशन वेक्टर क्या है, स्मॉल जी वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या, वेक्टर ओ जी, तो माइनस ओ जी क्या होगा, माइनस जी, ओ ए क्या होगा, वेक्टर ए, माइनस जी माइनस बी, नहीं प्लस बी, माइनस जी प्लस सी माइनस जी प्लस डी, राइट। सो माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस 4g प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, हमने अभी तक क्या किया है, जो हमें फाइंड करना ना उसको हमने ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में डिनोट किया। ठीक है, अच्छा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन की होने कि ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल ए सी, ए एंड सी का मिड पॉइंट ई है, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ई होना चाहिए। वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन 2। अगर ये ई मिड पॉइंट है तो ए प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू ई होगा। और एफ बी एंड डी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब इधर लिख रहा हूँ, वेक्टर एफ इक्वल टू बी प्लस डी अपॉन 2 होगा, राइट। ओके, जी ई एंड एफ का मिड पॉइंट है, सो वेक्टर जी इक्वल टू किसके होना चाहिए, ई प्लस एफ के, ई प्लस एफ अपॉन 2 के। ओके, सो ई एंड एफ का वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, ये ई एंड एफ का वैल्यू इधर पुट कर रहा हूं जी में, तो जी क्या हो जाएगा, जी होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन 2, ये ई की जगह, एफ की जगह क्या आएगा, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन 2, और ये अपॉन 2 जी का। ठीक, क्या बनेगा, ये डिनोमिनेटर सेम है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऊपर बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, जी ए बी सी डी के फॉर्म में क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, तो यहां से 4g इक्वल टू, ये 4 अगर इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4g इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, ओके, देखो ये 4g का वैल्यू अगर इसमें मैं 1 में पुट करूंगा 4g का वैल्यू, या फिर ऐसे कर सकते हो, ये 4g उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 इक्वल टू होगा माइनस 4g प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो माइनस 4g ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या है अपने पास, 0। एक्चुअल में 0 वेक्टर नॉट 0। ओके, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन 0 वेक्टर होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी वो इनसे वैल्यू फाइंड हो गई। एक्चुअल में जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में, मतलब हमें इनका वैल्यू फाइंड करना, और जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उनको सोल्व किया तो इनका वैल्यू क्या आया, 0 वेक्टर। बस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है ए लाइन विद डायरेक्शन कोसाइंस proportional to 2 1 2 meets each of the lines x equal to y plus a equal to z and x plus a equal to 2y equal to 2z. The coordinates of each of the points of intersection are given by, यानी कि एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 2 1 2 के प्रोपोर्शनल है और वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, सपोज ये लाइन ए बी है एंड दिस लाइन इज सी डी।
ए बी एंड सी डी। ओके ओके। एंड एक लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन 212 के प्रोपोर्शनल है वो इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। मान लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट पी है, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज क्यू। ठीक है, अभी पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। ठीक है, कैसे करें देखो। लाइन ए बी का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस ए इक्वल टू जेड, राइट। तो अभी इस लाइन की इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, x अपॉन वन, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब वन कंसिडर कर सकते हैं, y प्लस ए अपॉन वन इक्वल टू जेड अपॉन वन। ठीक है, ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में बन गया। यहाँ पे माइनस जीरो किया नहीं मैंने क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। तो दिस इक्वल टू सपोज एल्फा। ठीक है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो किसकी इक्वल है, सपोज एल्फा के इक्वल है। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, मैं इसको x अपॉन वन एंड एल्फा को सोल्व कर रहा हूं, तो x इक्वल टू आएगा वन इंटू एल्फा यानी कि एल्फा, y इक्वल टू होगा y प्लस ए इक्वल टू एल्फा यानी कि y इक्वल टू एल्फा माइनस ए। ओके, सेकेंड एंड लास्ट को सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू एल्फा माइनस ए, z इक्वल टू अगेन एल्फा। ओके, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, ए बी पे पॉइंट्स। ठीक है, अल्फा पैरामीटर के फॉर्म में ए बी पे ये पॉइंट मिला है क्योंकि ए बी लाइन के ऊपर जो एक्स वाई जेड की वैल्यू उनको फाइंड किया हमने। तो अल्फा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें ये पॉइंट मिलेगा, अल्फा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट मिलेगा, अल्फा की किसी दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉइंट, तीसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट, तो अल्फा की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये पी पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब मैं पी पॉइंट को अल्फा माइनस ए एंड अल्फा कंसिडर कर सकता हूँ, राइट। ये एक्स वाई जेड क्योंकि पी भी कहाँ पे, ए बी पॉइंट पे। ओके, अभी अगर हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। देखो ए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है इसलिए ए नॉन मतलब है अननोन लेकिन पैरामीटर नहीं है, नॉन वैल्यू है, आई मीन फिक्स वैल्यू है लेकिन अननोन वैल्यू है, तो ए के फॉर्म में ये आंसर आएगा। सिर्फ यहाँ पे पैरामीटर क्या है, अल्फा है, अल्फा चेंज होगा तो कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अगर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मतलब पी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले लाइन सी डी की भी बात करते हैं। सी डी का इक्वेशन है x प्लस ए इक्वल टू 2y इक्वल टू 2z। ओके, इसको अगेन अगर मैं लाइन के कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, x प्लस ए अपॉन वन, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब वन कंसिडर कर सकते हैं, y अपॉन वन बाई टू इक्वल टू z अपॉन वन बाई टू, दिस इक्वल टू सपोज बीटा। ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसके इक्वल है, मान लेते बीटा के इक्वल है। ओके, ये अभी x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के फॉर्म में बन गया है ना। ये टू को मैं नीचे लेकर आया तो वन बाई टू हो गया, राइट। ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन के कार्टेशियन फॉर्म होता है उसमें न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट वन होना चाहिए इसलिए। ठीक है, ओके, अगर यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, इसको फर्स्ट को लास्ट को सोल्व कर रहा हूँ, एक्स प्लस ए अपॉन वन इक्वल टू बीटा, वन बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा और ए उधर जाएगा तो माइनस ए यानी कि बीटा माइनस ए, वाई इक्वल टू वन बाई टू इंटू बीटा मीन्स बीटा बाई टू, जेड इक्वल टू बी बीटा बाई टू। ठीक है, इसका मतलब ये सी डी लाइन पे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने फाइंड की है जो कि बीटा के फॉर्म में है, यानी कि बीटा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सी डी पे ये पॉइंट मिलेगा, दूसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट, तीसरी वैल्यू के लिए ये पॉइंट, तो बीटा की किसी न किसी वैल्यू के लिए ये क्यू पॉइंट मिलेगा। मतलब मैं क्यू पॉइंट को ये एक्स वाई जेड पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ, बीटा माइनस ए बीटा बाई टू, राइट। ओके, अगर बीटा की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। मतलब हमें अल्फा इस क्वेश्चन में हमें पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, यानी कि अभी अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है बस, अगर वैल्यू आ जाएगी तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, वैल्यू ये कैसे फाइंड कर देखो। अच्छा, एक लाइन पे अगर दो पॉइंट गिवन है, सपोज एक जनरल सिचुएशन की बात करते हैं, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। अगर किसी लाइन पे दो पॉइंट गिवन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं हम, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, राइट। तो देखो ये p एंड q पॉइंट इस पी क्यू लाइन के ऊपर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो आ सकते हैं कैसे, p माइनस क्यू से। p के कोऑर्डिनेट है अल्फा माइनस ए एंड अल्फा,
क्यू के कोऑर्डिनेट है बीटा माइनस ए, बीटा बाई 2 एंड बीटा बाई 2, राइट। सो डायरेक्शन रेशियो पी लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, डायरेक्शन रेशियो पी क्यू हो जाएगा बीटा माइनस ए माइनस एल्फा, बीटा बाई 2 माइनस एल्फा प्लस ए, बीटा बाई 2 माइनस एल्फा। ओके, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू ये मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल टू 212। देखो अगर डायरेक्शन कोसाइन 212 के प्रोपोर्शनल है मतलब डायरेक्शन रेशियो भी 212 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन 212 के प्रोपोर्शनल है मतलब डायरेक्शन रेशियो भी 212 के प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अगर हमने जो फाइंड किया वो डायरेक्शन रेशियो पी क्यू है एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन रेशियो 212 के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ओके एक बार लिख देते ना, बी आर इज प्रोपोर्शनल टू टू 212। सो इसका मतलब है कि बीटा माइनस ए माइनस अल्फा अपॉन 2, मतलब इनका रेशियो आपस में सेम होगा, इसका और 2 का रेशियो, इसका और 1 का रेशियो, इसका एंड 2 का रेशियो, ओके, इक्वल टू बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा प्लस ए अपॉन 1 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा अपॉन 2। ओके, ये सेम होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, इनका आपस में रेशियो सेम होगा, राइट। ठीक है, अभी इन दोनों को सोल्व करते हैं आपस में, देखते क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, ये अपॉन 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे ये क्या होगा बीटा माइनस ए माइनस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू बीटा अपॉन 2 माइनस अल्फा प्लस ए, ये 2 को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं साथ में, 2 अल्फा प्लस 2 ए अपॉन 2 ऐसे बन जाएगा। तो 2 से 2 आराम से कैंसिल हो गया, ये बीटा से बीटा भी कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होने के बाद बीटा से बीटा भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अल्फा की टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा और माइनस ए को उधर लेके जा रहा हूँ, तो 2a प्लस ए, यानी कि यहाँ से अल्फा इक्वल टू 3a मिल गया, ठीक है। हम इसी के पीछे पड़े थे, अगर अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी तो p के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो p के कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3a माइनस ए, यानी कि 2a 3a, ठीक है, ये p के कोऑर्डिनेट। ओके, अभी q के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना, तो q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए मैं इस रिलेशन को सोल्व नहीं कर सकता, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें बीटा कैंसिल हो रहा है, हमें बीटा का वैल्यू चाहिए। बीटा कैंसिल हो रहा मतलब बीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होने वाला है। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट इसी में पुट करके बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अभी बीटा इसमें कैंसिल हो रहा है, इसलिए हम ये दोनों रिलेशन सोल्व नहीं करेंगे, हम लास्ट के 2 रिलेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ आया ना, यहाँ पे बीटा कैंसिल हो रहा मतलब बीटा की हर एक वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा। तो अभी हमें हर एक वैल्यू नहीं, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, तो इसलिए लास्ट के 2 को सोल्व करना पड़ रहा। बीटा बाई 2 माइनस एल्फा प्लस ए इक्वल टू बीटा बाई 2 माइनस एल्फा अपॉन 2, ठीक। ओके, ये क्या बन रहा है बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 2a अपॉन 2 इक्वल टू बीटा माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया और अपन में आ गया, और ये 2 एज इट इज, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2 बीटा माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इक्वल टू बीटा माइनस 2 अल्फा, राइट। एंड अल्फा की जगह यहाँ पे 3a पुट कर सकते हैं, या फिर पहले इसको सोल्व करते हैं। बीटा सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सब राइट हैंड साइड। बीटा इधर आएगा तो 2 बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा उधर गया तो प्लस का, एंड 4a उधर गया तो माइनस का, एंड माइनस 2 अल्फा तो है ही। 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा कितना होगा 2 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 4a, अल्फा कितना है 3a, यहाँ पे 3a पुट करेंगे तो ये 6a हो जाएगी, 6a माइनस 2a कितना 2a, ठीक है। यानी कि बीटा इक्वल टू आया अपने पास 2a। ओके, तो q के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, q मिलेगा बीटा माइनस a यानी कि 2a माइनस a, बीटा अपॉन 2 यानी कि a, ठीक, यानी कि q के कोऑर्डिनेट मिले हमें a। ओके, सो 3 2 1 1 1 1, 3 2 1 1 1 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
ओके, क्वेश्चन है गिवन द नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ओके, ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना अगर ये हमें गिवन है तो। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। इसका मतलब क्या है, ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है। ओके, अगर कोप्लेनर वेक्टर होता है तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है, अगर नॉन कोप्लेनर है इसका मतलब इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है। यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी का बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है। ओके, बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए के आई जे के जो कोफिशिएंट है, एक्चुअल में ये आई जे के कोफिशिएंट है, 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, बी के आई जे के कोफिशिएंट है। तो इनका डिटर्मिनेंट, ये बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है इनका डिटर्मिनेंट, यानी कि 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। ओके, ये 0 नहीं है। ठीक है, ऊपर के जो दो स्टेटमेंट है उसका मतलब है दिस नॉट इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, साथ में और क्या गिवन है, इफ ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 प्लस ए क्यूब, 1 प्लस बी क्यूब, 1 प्लस सी क्यूब, इनका डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना। ओके, कैसे करें, इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, और थर्ड कॉलम में ये एडिशन के फॉर्म में है तो इनको स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट कैसे होगा, ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में जाएगा, यानी कि 1 1 1 एंड प्लस करके अगेन ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ओके, इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट एज इट इज, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 प्लस, यहाँ पे ए कॉमन आ सकता है फर्स्ट रो से, सेकेंड रो से बी कॉमन आ सकता है, थर्ड रो से सी कॉमन आ सकता है। तो ये क्या बनेगा, इधर ए कॉमन आया तो 1 ए स्क्वायर, वैसे ही 1 बी स्क्वायर एंड 1 सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट रो में मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम है, नॉट फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम है। अगर हम थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बार माइनस आएगा। डिटर्मिनेंट में जब रो एंड कॉलम, रो या फिर कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो बार माइनस आ जाता है, माइनस का साइन। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड एंड थर्ड को इंटरचेंज किया तो ये कुछ इस तरह का बना। ओके, सिर्फ इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसमें नहीं, ये एज इट इज 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अगेन यहाँ पे C1 एंड C2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ ताकि 1 1 1 आगे आ जाएगा और ए बी सी सेकेंड रो में आ जाए। तो अगेन अगर कॉलम को चेंज करेंगे तो माइनस फिर से बार आएगा, माइनस एक बार पड़ा है तो माइनस माइनस ये फिर प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनली ये क्या बनेगा, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड इधर प्लस ए बी सी और सेम ये प्लस ए बी सी एंड सेम 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, राइट। ओके, ये माइनस था पहले, इसमें माइनस बार आया तो ये प्लस का हो गया। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट फर्स्ट टर्म में है और सेकेंड टर्म में भी है तो ये कॉमन आ सकता है, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा 1 और इधर प्लस ए बी सी इक्वल टू 0। देखो, इसको हम 0 में भेज सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक नंबर होगा, एक वैल्यू आएगी। सपोज इसको मैं लेमड़ा कंसिडर कर लेता हूं तो ये किस तरह का फॉर्म है, लेमड़ा 1 प्लस ए बी सी। अभी लेमड़ा को 0 में भेज सकते हैं क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है तो ये 0 में चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू 0, यानी कि ए बी सी इक्वल टू -1। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, means value of ABC is -1. Okay, question है if the vectors
this and this. These three vectors are coplanar. ओके, वेयर ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि इनमें ए बी एंड सी 1 नहीं है और ये तीन वेक्टर कोप्लानर है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी. ओके, अच्छा वेक्टर कौन कौन से? ए आई के प्लस जे के प्लस के, आई के प्लस बी जे के प्लस के, आई के प्लस जे के प्लस सी के. ओके, ये वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो इनके आई जे के कोफिशिएंट 0 होने चाहिए. आई जे के कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, यानी कि A11 फर्स्ट जो वेक्टर है उसके आई जे के कोफिशिएंट है A11, सेकंड के 1B1 एंड थर्ड के 1C. 1B1 एंड 1C. ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए अगर ये कोप्लेनर है तो. ओके, देखो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट अगर आंसर ही फाइंड करना है तो. ओके, बाद में मैं प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, बट पहले अगर इसको डायरेक्ट करना है तो कैसे करें. कोई भी डिटर्मिनेंट 0 कब होता है? जब उनमें कोई दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं. तो ये डिटर्मिनेंट 0, इसका मतलब इसमें दो रो सेम होना चाहिए. तो सेम कब होगी? जैसे फर्स्ट एंड सेकंड रो की बात करूँ तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो कब सेम होगी? जब ए का वैल्यू 1 होगा तब, इन बी का वैल्यू भी 1 होगा. ओके, तब ये 1 1 1 1 1 1 बनेगा और उस केस में 0 होगा. लेकिन ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 1 नहीं हो सकता. क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ए बी एंड सी 1 नहीं है. ठीक है, इसका मतलब ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते. तो अभी क्या करें? तो सेकेंड मेथड ये कर सकते हैं कि R1 के लिए मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 कर रहा हूँ. ओके, रो 1 में तीनों रो के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ. तो ये बनेगा E प्लस 2, A plus 1 means A plus 2, likewise B plus 2, C plus 2. Second and third row as it is 1 B 1 1 1 C. This equal to 0. ओके, ये 0 कब होगा? एक तो ये देखा था हमने, दो रो या दो कॉलम सेम हो गया था, लेकिन उसके लिए तो क्वेश्चन में रेस्ट्रिक्शन है. अच्छा, सेकेंड कंडीशन जब डिटर्मिनेंट कब 0 होता है? जब कोई एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होता है. तो अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को 0 करूं तो ये 0 हो जाएगा. मतलब अगर a प्लस 2 इक्वल टू 0, b प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड c प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ से a इक्वल टू क्या आएगा? -2, b इक्वल टू -2, c इक्वल टू -2. राइट, तो a इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3. राइट, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज 3/3 मीन्स 1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, अगर डायरेक्ट आंसर फाइंड करना है तो ऐसे कर सकते हैं, पर अगर प्रॉपर तरीके से करना है कि ये आंसर 1 हम कैसे फाइंड करें, ये भी एक अच्छा मेथड ही है. पर अगर आपको और दूसरे तरीके से चाहिए तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ए बी सी -1 1 माइनस सी 1 माइनस बी इक्वल टू 0. ओके, यानी कि ए बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, यानी कि 2 इक्वल टू ए प्लस, अच्छा यहाँ ऊपर लिखता हूँ ना इसको. ओके, 2 को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट हैंड साइड, यानी कि 2 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी. सपोज ये फर्स्ट रिलेशन. ठीक है, अभी वैल्यू किसका फाइंड करना? 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी का वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, करते हैं. ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका यूज होगा उसमें और फाइनली 1 आंसर आ जाएगा. इसको अच्छे से सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और इसका यूज करके फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे तो फाइनल आंसर 1 हो जाएगा. ओके, सो एलसीएम 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी. तो इधर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये 1 माइनस बी 1 माइनस सी और इधर 1 माइनस ए 1 माइनस सी एंड हियर 1 माइनस ए 1 माइनस बी. राइट, ओके, डिनोमिनेटर को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस,
ओके, डिनोमिनेटर को साइड में सिंप्लीफाई करके एक साथ ही लिख देते हैं ना, अलग अलग स्टेप लिखने से बेटर है। 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और इसको 1 माइनस सी करेंगे तो 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी प्लस ए सी प्लस बी सी एंड माइनस ए बी सी। ठीक, यानी कि 1 माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी। ओके, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है। ओके, ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस ए माइनस नॉट ए सी, 1 माइनस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस 1 माइनस ए माइनस सी प्लस ए सी प्लस 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। ओके, अच्छा, यहाँ से ए प्लस बी माइनस ए बी सी, तो ए प्लस माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी, ये माइनस ए बी सी आएगा, हाँ माइनस ए बी सी। ओके, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 प्लस ए बी सी। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस ए माइनस 2 ए, वैसे यहाँ पे माइनस 2b माइनस 2c। ओके, दो बार सी है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बी सी ए सी एन ए बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म्स है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टर्म्स। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में 1, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से क्या रख सकता हूँ? 2 प्लस ए बी सी। ओके, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी। ठीक है, ओके 3। ओके, यहां से मैं अगर -2 कॉमन लूंगा तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और उसकी जगह पे क्या रख सकते हैं? 2 प्लस ए बी सी। तो -2 अगर मैं यहां से और यहां से कॉमन लूंगा तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, और उसका वैल्यू होगा 2 प्लस ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 माइनस ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये -4 बनेगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4, 3 माइनस 4 कितना? -1। ओके, देखो ये न्यूमरेटर में भी -1, डिनोमिनेटर में भी -1। ये -2 अंदर जाएगा तो -2 ए बी सी बनेगा, और डिनोमिनेटर में ये एक माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, तो -2 ए बी सी, एंड देन ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 1। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, दिस लाइन एंड द पॉइंट 0 7 -7 इज, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ये लाइन और ये पॉइंट कंटेन करता है। ओके, तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है? एक पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर। तो पॉइंट तो क्वेश्चन में गिवन है, अभी बस हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना। अगर नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा तो प्लेन का इक्वेशन भी आ जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है और आंसर को कैसे अप्रोच करना है। ये 3D का क्वेश्चन है, तो थोड़ा कुछ इस टाइप से। सपोज ये वो प्लेन है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है, और ये वो लाइन है जो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो इन जनरल लाइन का इक्वेशन क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में? x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। राइट, इसमें x1 y1 z1 इस लाइन के ऊपर का पॉइंट होता है, एंड ए बी सी इसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक, हमें क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन गिवन है? x प्लस 1 अपॉन -3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1।
ठीक है। अगर इससे कंपेयर करेंगे नोमरेटर को तो यहाँ से x1 -1 आएगा, y1 3 एंड z1 -2, यानी कि इस लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, -1 3 एंड -2, राइट। सपोज दिस इज P पॉइंट, ओके। एंड क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दी है कि इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट 0 7 -7 भी है। सपोज ये पॉइंट Q है, ठीक है, ओके। -3 2 1 क्या है, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, यानी कि ये इस पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है। तो वेक्टर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वेक्टर बी इक्वल टू -3i + 2j + k, राइट। वेक्टर के जो i j के कोफिशिएंट होते हैं वही उसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं, यानी कि ये अगर डायरेक्शन रेशियो है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। ठीक है, हम किस चीज के पीछे, हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, प्लेन का इक्वेशन। प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नॉर्मल वेक्टर, तो हमें नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना। देखो ये वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि ये प्लेन के भी पैरेलल है, ये वेक्टर प्लेन के भी पैरेलल है, क्योंकि लाइन प्लेन के अंदर है। तो अगर ये वेक्टर लाइन के पैरेलल है मतलब प्लेन के भी पैरेलल है, ओके। यहां से हमें वेक्टर पी क्यू मिल सकता है, बी क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस पी के कोऑर्डिनेट, तो यहां से वेक्टर पी क्यू मिल जाएगा। पी क्यू वेक्टर प्लेन के अंदर है, क्योंकि पी एंड क्यू दोनों पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो वेक्टर पी क्यू प्लेन के अंदर हुआ। ये वेक्टर पी क्यू प्लेन के अंदर है एंड वेक्टर बी प्लेन के पैरेलल है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर आएगा जो पी क्यू एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर आ रहा है वो पी क्यू एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि पी क्यू प्लेन के अंदर है, राइट। तो पी क्यू एंड बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि वो नॉर्मल वेक्टर होगा, ठीक है। तो बस नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, ओके। तो वेक्टर पी क्यू क्या होगा, वेक्टर पी क्यू होगा क्यू के कोऑर्डिनेट माइनस पी के कोऑर्डिनेट। सो 0 -1 यानी कि 0 -1 यानी कि 0 + 1 i के, 7 -3 j के, 7 -3 j के, -7 + 2 -5 k के, ओके। सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो i के + 4 j के -5 k के, राइट। दिस इज वेक्टर पी क्यू। वेक्टर बी क्या है, -3 i के + 2 j के + k के, ओके ओके। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, पी क्यू। अच्छा ये नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, 1 4 -5 एंड b इक्वल टू है -3 2 1। ओके, पी क्यू एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, i केप j केप k केप, 1 4 -5 1 4 -5 -3 2 1 -3 2 एंड 1, ओके। सो ये बनेगा 4 -10 यानी कि 4 + 10 यानी कि 14 i केप, and this is -j 1 -15 1 -15 is -14 and -j -14 होगा +14j, okay, and this is 2 + 12 + 14 k, okay okay। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया, पी क्यू एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल वेक्टर मिल गया। तो प्लेन का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ओके। देखो ऑप्शन देके हमें समझ में आ रहा है कि प्लेन का इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए। तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन इन जनरल होता है ए x - x1 + b y - y1 + c z - z1 इक्वल टू 0, राइट। ए बी सी यहाँ पे होता है नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, जो अपने केस में 14 14 14 है, ठीक। एंड x1 y1 z1 होता है प्लेन के ऊपर का पॉइंट, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 0 7 -7। तो अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 14 x - 0 + 14 7 y - 7
प्लस 14 जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक, ओके 14 कॉमन आके 0 में जा सकता है। ओके 14 को एक बार कॉमन लेते हैं, 0 में बाद में भेजेंगे, तो ये इधर बनेगा x प्लस वाई माइनस 7 प्लस जेड प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 14 0 में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करना है कि ये कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स क्यूब फॉर एक्स लेस देन 0। ओके ओके, देखो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये हमेशा कंटिन्यूस होगा। एफ एक्स इज continuous for all x greater than 0। ठीक है, x greater than 0 के लिए हमेशा कंटिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ओके, एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूस व्हेन x लेस देन 0। अगेन सेम रीजन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अभी हमें किस पे चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस है, x लेस देन 0 के लिए भी कंटिन्यूस है। x इक्वल टू 0 पे कैसे चेक करेंगे? अच्छा, x इक्वल टू 0 पे हमें इसलिए चेक करना पड़ रहा है क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन चेंज हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है और ये फंक्शन भी डिफाइन है। अगर डिफाइन नहीं होता, 0/0 फॉर्म बनता है या फिर 0/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म बनता है तो इसको लिमिट से सोल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इस ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये 0 बनेगा और इधर 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 बनेगा, मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं। राइट, अगर x इक्वल टू 0 पे दोनों फंक्शन सेम आ रहे, इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे भी कंटिन्यूस, ग्रेटर देन 0 पे भी कंटिन्यूस एंड लेस देन 0 पे भी कंटिन्यूस। इसका मतलब दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन R। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन डिस्क्राइब्ड बाय x, y सच दैट y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 1 इज। यानी कि इन दोनों कर्व की इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई करने वाले रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे कर्व कौन से है? y स्क्वायर इक्वल टू 2x यानी कि पैराबोला, और इधर कर्व है y इक्वल टू 4x माइनस 1 यानी कि लाइन। ओके, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x का कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ओके, तो y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x का कौन सा रीजन होगा? मतलब जहाँ पे जब इनइक्वलिटी होती है तो उसका एक रीजन होता है, एक पोर्शन होता है जो उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो देखो ये कर्व इस XY प्लेन को, मतलब ये पैराबोला इस XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये पार्ट है जो इसके पैराबोले के बाहर वाला है और ये एक अंदर वाला पार्ट है। तो अगर इस एरिया का मैं कोई एक पॉइंट लेके इसमें चेक करूँ और वो सेटिस्फाई हो जाता है तो इस रीजन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर इस रीजन का कोई पॉइंट लेके इसको मैं इसमें चेक करूँ तो वो इस रीजन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी हमें चेक करना है कि ये जो दो रीजन है जिसको ये पैराबोला डिवाइड करा उसमें से कौन सा रीजन इसका सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट क्या होगा 1,0, राइट। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे तो 1,0 है और इसके अंदर ही, तो x की जगह 1 और y की जगह अगर 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा 0 लेस देन और इक्वल टू 2। क्या 0 लेस देन और इक्वल टू 2 होता है? यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x का ये रीजन है, क्योंकि अभी एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो इस रीजन का हर एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके, अभी हमने ये देखा कि y स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2x का कौन सा रीजन होगा। अभी हम पहले कॉमन रीजन तो फाइंड करें ना, दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है। ओके, सेकंड कर्व क्या है? y इक्वल टू 4x माइनस 1। ये एक लाइन है जिसमें y इंटरसेप्ट -1 है, यानी कि लाइन यहाँ से पास हो रही है और स्लोप 4 है। स्लोप अगर 4 है तो आई थिंक लाइन कुछ इस टाइप की होगी। ओके, ये y इक्वल टू 4x माइनस 1 की लाइन है। अभी ये लाइन भी XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करी है, एक ये वाला पार्ट है, दूसरा ये वाला पार्ट है, इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा? देखो
y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 1। अगर इस रीजन का एक भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब ये रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन है, यानी कि ये रीजन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 1 का, अगर इस रीजन का कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है, मतलब इसका मतलब होगा ये रीजन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0,0 लेके इसमें चेक कर रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है 0,0 इसके लेफ्ट हैंड साइड है। तो y की जगह 0, x की जगह 0, तो क्या होगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इस लाइन का जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो देखो अभी दोनों में कॉमन कौन सा, लाइन के अकॉर्डिंग ऊपर वाला, इसके अकॉर्डिंग अंदर वाला, तो दोनों का कॉमन रीजन ये वाला रीजन है। इस कॉमन रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि हम क्लियरली एक बार वापस से कर सकें। ओके, लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह का था अपना। y इक्वल टू 4x माइनस 1 एंड दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 2x। ओके, किसका कौन सा रीजन है कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन है, इसका एरिया में फाइंड करना है। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ओके, तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करें। देखो जब हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, यानी कि अगर y इक्वल टू 4x माइनस 1 का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो उसका मतलब होगा y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y के रेस्पेक्ट में होगा कि y एक्सिस एंड इस लाइन के बीच का जितना भी पोर्शन है वो एरिया। अगर इसका मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो इसका मतलब होगा कि इस कर्व का और y के रेस्पेक्ट में जो एरिया है, जो दोनों के बीच में एरिया है, वो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अभी हम y के रेस्पेक्ट में अगर ये एरिया हमें फाइंड करना है तो पहले लाइन का एरिया फाइंड करेंगे। जब लाइन का एरिया फाइंड करेंगे तो ये पूरा रीजन आएगा, उसमें से अगर कर्व का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आएगा जो हमें चाहिए, यानी कि हमें लाइन के इंटीग्रेशन को इस कर्व के इंटीग्रेशन से माइनस करना। ठीक है, तो पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं कि ये पॉइंट कौन से है, ताकि हमें पता रहे कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है। ओके, कैसे पॉइंट फाइंड करेंगे, ये पॉइंट्स एक्चुअल में इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो दोनों कर्व को सोल्व करने पे दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। y इक्वल टू 4x माइनस 1। ओके, हम y के लिए सोल्व कर रहे हैं तो x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू 4x। सपोज ये फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड है y स्क्वायर इक्वल टू 2x, कर्व का इक्वेशन। अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इधर भी 4x, इधर भी 4x, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, यानी कि y प्लस 1 इक्वल टू 2y स्क्वायर, राइट। सो 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y कॉमन तो y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 एज इट इज। अगेन y माइनस 1 कॉमन तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू आया 1 एंड माइनस 1/2। ऑब्वियसली दो वैल्यू आनी ही चाहिए क्योंकि ये लाइन इस कर्व को दो जगह इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे y की वैल्यू है माइनस 1/2 एंड दिस इज y इक्वल टू 1। ओके, x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड या सब्सटीट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसमें भी आप कंफर्टेबल। ओके, अभी x की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। ठीक है, तो सपोज ये x1 है, इधर मैं इसको x1 ले रहा हूँ, इधर इसको x2 ले रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे हम डिसाइड कर सके कि हम किसका इंटीग्रेशन करें। इंटीग्रेशन करने वाला माइनस 1/2 से 1 एंड x1 माइनस x2 dy। ओके, x1 माइनस x2 क्यों करो, क्योंकि लाइन का जो एरिया अंडर द कर्व है वो माइनस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें माइनस करना है। ये कर्व का अंडर द एरिया कौन सा होगा, जो हमने शेडेड नहीं बनाया, ये अगर माइनस करेंगे तो शेडेड पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 1/4, तो यहाँ पे पुट करेंगे y प्लस 1/4 और यहाँ पे x2 की वैल्यू आएगी y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, माइनस 1/2 to 1
y प्लस 1/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dy। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेते एक बार। y प्लस 1/4 एंड वाई स्क्वायर अपॉन 2, y प्लस 1/4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ओके, इसको सोल्व करने पे जो भी आंसर आएगा वो शेडेड पार्ट का एरिया होगा। ओके, -1/2 to 1 y प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 4 dy। ओके, यहाँ पे एलसीएम लिया 4 आया, तो ये तो एज इट इज आएगा और इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, 1/4 बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। -1/2 to 1 y प्लस 1 माइनस 2y स्क्वायर dy। वन बाई फोर। ओके, अभी इंटीग्रेट करें इसका। वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई माइनस 2y क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट -1/2 to 1, राइट। सो 1/4 इज इट इज, पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2/3। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1/2 स्क्वायर यानी कि 1/4 अपॉन 2 ऑलरेडी है तो 1/8 माइनस 1/2। ओके, यहाँ पे y क्यूब है तो माइनस बार आएगा यानी कि ये प्लस 2/3 तो बनेगा और साथ में 1/2 का क्यूब यानी कि 1/8। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 ये बन रहा है 3/2 माइनस 2/3, 3/2 माइनस 2/3 माइनस इधर बनेगा -3/8 प्लस ये 4 तो 1/12। ओके, 9 माइनस 4, 1/4 एज इट इज, दिस इज 9 माइनस 4 5/6 माइनस। ओके, इधर एलसीएम आएगा 24 तो -9 प्लस 2, राइट। 1/4 5/6 माइनस इधर आएगा -7/24 यानी कि ये हो जाएगा +7/24 बिकॉज ऑलरेडी -1 बार पड़ा है। 1/4 24 कॉमन, आई मीन 24 एलसीएम 20 प्लस 7 यानी कि 27। 1/4 इंटू 27/24। ओके, ये 3 से जा रहा है 9 एंड 8, 9/32 स्क्वायर यूनिट्स। 9/32 इज आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू? साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 प्लस 10 स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4 का वैल्यू, राइट। ओके, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 को लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 होल स्क्वायर, राइट। ये जो 2 होता है ऊपर वो इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। ओके, सेम 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 10 सेक इनवर्स 2 होल स्क्वायर प्लस कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 4 होल स्क्वायर। ओके, यहां से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1/2 बचा, 1/2 का स्क्वायर हो रहा है तो ये 1/4, राइट। प्लस ये 10 एंड सेक इनवर्स है। अगर यहाँ पे 10 इनवर्स होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सेक इनवर्स है। पर हम सेक इनवर्स को 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, सपोज सेक इनवर्स 2 इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से सेक एक्स इक्वल टू 2 हुआ, ये सेक इनवर्स उधर गया तो सेक एक्स इक्वल टू 2, राइट। सेक इनवर्स को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का रूट, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक एक्स इक्वल टू √1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। ओके, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 यानी कि 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 मीन्स 10x इक्वल टू √3
यानी कि x इक्वल टू 10 इनवर्स रूट 3, राइट। तो देखो ये भी x है एंड ये भी x है, मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी कि सेक इनवर्स 2 एंड 10 इनवर्स रूट 3 इक्वल है। तो सेक इनवर्स x की जगह यहाँ पे 10 इनवर्स रूट 3 पुट कर सकते हैं, 10 ऑफ 10 इनवर्स रूट 3 स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पे भी कॉट एंड कोसेक इनवर्स है। अगर यहाँ पे कॉट इनवर्स होता तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, लेकिन यहाँ पे कोसेक इनवर्स 4 है, तो कोसेक इनवर्स 4 को कॉट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम इसी मेथड से। कोसेक इनवर्स 4 इक्वल टू सपोज y, तो यहाँ से कोसेक y क्या होगा 4। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर y इक्वल टू 16, और कोसेक स्क्वायर y क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर y। ओके, 1 उधर जाएगा तो कोट स्क्वायर y कितना 15, यानी कि कोट y कितना अंडर रूट 15, यानी कि y इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट 15। ओके, देखो ये भी y है, ये भी y है, इसका मतलब कोसेक इनवर्स 4 इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 15। तो कोसेक इनवर्स 4 की जगह में कॉट इनवर्स रूट 15 लिख सकता हूँ, और ऊपर स्क्वायर तो हो रहा है। अभी 10 इनवर्स से 10 इनवर्स गया, कॉट से कॉट इनवर्स गया, आई मीन 10 से 10 इनवर्स एंड कॉट से कॉट इनवर्स, तो बचेगा 1/4, इधर रूट 3 स्क्वायर और उधर रूट 15 स्क्वायर। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/4 प्लस 18, यानी कि 73/4, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है इफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3, जी ऑफ 5, जी ऑफ एक्स एंड जी 0 इक्वल टू 0 एंड जी डैश 0 इक्वल टू 3, देन फाइंड एफ डैश 0। ठीक है, तो पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, फिर एक्स की जगह 0 पुट करने पे एफ डैश 0 आ जाएगा। ओके, तो एफ डैश 0 फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में एफ एक्स दिया है जी ऑफ 3, जी ऑफ 5, जी ऑफ एक्स। ओके ओके, एफ डैश 0 फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू, देखो ये जी डैश, अगर इसको मैं डमी एक्स कंसिडर करता हूं तो ये जी डैश एक्स बनेगा, राइट। लेकिन एक्स की जगह क्या है 3g 5g x, तो x की जगह ये पूरा फंक्शन है, तो इसका वापस हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि इसको डमी x कंसिडर किया। 3g ऑफ 5g ऑफ x। ओके, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये एज इट इज जी डैश 3g 5g x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये अंदर है जी ऑफ 5 जी ऑफ एक्स। तो अगर मैं इस 5 जी ऑफ एक्स को एक्स कंसिडर करता हूँ, डमी एक्स कंसिडर करता हूँ, तो ये जी एक्स जैसा बनेगा, और जी एक्स का क्या होता है जी डैश एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है 5 जी एक्स। ओके, तो 5 जी एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, एफ डैश एक्स अब किसके इक्वल हुआ जी डैश 3g 5g x एज इट इज 3 एज इट इज g डैश 5g x एज इट इज डिफरेंशिएशन। अच्छा, यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी डैश एक्स, राइट राइट। अभी हमें फाइंड क्या करना एफ डैश 0। देखो ये एफ डैश एक्स आ गया, एफ डैश 0 फाइंड करना मतलब एक्स की जगह 0 पुट करेंगे। अगर एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश 0 इक्वल टू जी डैश 3g 5g 0 इंटू 3 एज इट इज जी डैश एज इट इज 5g एंड x की जगह 0.5 जी डैश 0। ठीक है, x की जगह 0 पुट किया और कुछ नहीं। सो एफ डैश 0 क्या बनेगा, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ जी 0 का वैल्यू 0, जी डैश 0 का वैल्यू 3, तो अगर जी 0 का वैल्यू 0 है तो ये पूरा अंदर का टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 0 0,
ओके, ये अगेन जी जीरो बनेगा, जी जीरो अगेन जीरो है, तो ये 3 इंटू जीरो हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा जी डैश जीरो। ओके, ये जब जी जीरो जीरो हुआ तो 5 इंटू जीरो जीरो, अगेन जी जीरो जीरो, तो 3 इंटू जीरो जीरो, जी डैश जीरो इंटू 3 इंटू, यहाँ पे अगर जी जीरो की जगह अगेन जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब अंदर जीरो बन रहा है, यानी कि 3 इंटू जी डैश जीरो इंटू 5 एज इट इज, जी डैश जीरो की जगह 3। ओके, एंड जी डैश जीरो की वैल्यू कितनी है 3, तो अगर यहाँ पे जी डैश जीरो की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू ये 3 एज इट इज, एंड अगेन जी डैश जीरो की जगह 3, 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, तो ये बन रहा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 81, 81 इंटू 5, 81 इंटू 5 होगा 405, सो 405 इज आंसर। ओके ओके, क्वेश्चन है विथ यूजुअल नोटेशंस, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट C, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना। ओके, राइट एंगल कहाँ पे है C पे, सपोज ये वो ट्राइंगल है जिसके बारे में बात हो रही है, सपोज ये एंगल A है, ये एंगल B है, मतलब वर्टेक्स A एंड B है, तो ये एंगल A हुआ, ये एंगल B होगा। ओके, यूजुअल नोटेशन का मतलब होगा एंगल A के अपोजिट साइड स्मॉल a, एंगल B के अपोजिट साइड स्मॉल b, एंड एंगल C के अपोजिट साइड स्मॉल c, ये कंसिडर करना। ओके, तो यहाँ से पाइथागोरस से हम यहाँ पे क्या रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। ओके, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन a माइनस बी। ओके, तो हम किस लॉजिक से स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को सोल्व करना, कि यहाँ पे ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि जो भी आंसर आएगा वो ना तो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में है, ना ही कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में है, राइट, कांस्टेंट है मतलब। तो ये कांस्टेंट कब वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे साइड्स का फॉर्म है और इधर एंगल का फॉर्म है, और हमें पता है साइड्स और एंगल का साइन रूल कोसाइन रूल प्रोजेक्शन रूल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो इनको अगर आपस में सोल्व करेंगे, या तो मैं साइड्स को सिर्फ एंगल में कन्वर्ट करूं या फिर एंगल को सिर्फ साइड में कन्वर्ट करूं, तो सब कुछ कैंसिल होकर फाइनली कुछ कांस्टेंट बचेगा। ठीक है, तो कोई भी अप्रोच ले सकते हैं। मैं यहाँ पे एंगल से साइड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब साइड ये कैपिटल ए और बी को साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं साइन एंड कोसाइन रूल से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये लॉजिक यहाँ इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हमें पता साइड्स और एंगल अगर दोनों फॉर्म है तो अगर किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने पे सब कुछ कैंसिल होकर कांस्टेंट बनेगा। अभी इस सिचुएशन में अगर एंगल और साइड दोनों एक ही जगह रखेंगे तो फिर कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, आपस में सोल्व नहीं होगा, राइट। सो साइन ए माइनस बी को मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ताकि हम साइन और कोसाइन रूल अप्लाई कर सके। ओके, साइन ए की जगह क्या पुट करेंगे, देखो साइन रूल है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू सपोज के, ठीक है। एंड कोसाइन रूल जो हमें चाहिए उनका है ना, कॉस ए एंड कॉस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इक्वल टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, एंड कॉस बी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। जो एंगल यहाँ पे होगा उसका माइनस होगा, जो एंगल है उसका माइनस हुआ, और डिनोमिनेटर में वही आएगा जो प्लस है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मूला। ओके, तो ये अपना फॉर्म क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन ए की जगह देखो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के, फर्स्ट एंड लास्ट को देख रहा हूँ, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू के, तो साइन ए इक्वल टू ए अपॉन के आएगा, साइन ए की जगह ए अपॉन के। ओके, ये इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ताकि एंगल को इसमें साइड में कन्वर्ट करके सोल्व कर सके। कॉस बी की जगह ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac माइनस कॉस ए की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc इंटू साइन बी की जगह देखो इसको और इसको अगर सोल्व करेंगे बी अपॉन साइन बी इक्वल टू के, इट मीन साइन बी इक्वल टू बी अपॉन के, स्मॉल बी अपॉन के, राइट राइट। ओके, ए से ए कैंसिल, एक बी से बी कैंसिल,
ओके, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह यहाँ से मैं सी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ ना, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, एक ये टर्म है दूसरा ये टर्म है, इसके डिनोमिनेटर में 2kc और इधर भी 2kc, तो 1/2kc कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सिर्फ इतना बचा। और इधर बार माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज हो गए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस यस, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और इधर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2b स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर होगा 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ये एक सी से एक सी भी कैंसिल हो गया, तो इधर बच रहा है सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे ये बी है। ओके, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एंड 1/2k ब्रैकेट के अंदर 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, राइट राइट। सो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, c अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1/2k, 2 ब्रैकेट के अंदर से बाहर आया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या c अपॉन के। ओके, c अपॉन के को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, c अपॉन साइन सी इक्वल टू के मीन्स साइन अपॉन के इक्वल टू साइन सी, साइन सी। और क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया है कि राइट एंगल सी पे है, इसका मतलब सी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 डिग्री क्या बनेगा 1, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है इफ ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर यूनिट वेक्टर्स देन द एक्सप्रेशन mod of e cap minus b cap whole square plus mod of b cap minus c cap whole square plus mod of c cap minus a cap whole square does not exceed, यानी कि ये एक्सप्रेशन किससे एक्सीड नहीं होगा अगर ए कैप बी कैप सी कैप यूनिट वेक्टर है। एक्सीड नहीं होगा मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। ओके, मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ए कैप माइनस बी कैप होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का मतलब होता है ब्रैकेट वेक्टर ए स्क्वायर। ओके, सो सेम इसको भी लिख सकते हैं ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए होल स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते पहले, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप प्लस बी स्क्वायर बी कैप स्क्वायर प्लस सी कैप स्क्वायर माइनस 2 बी कैप सी कैप प्लस सी कैप स्क्वायर प्लस ए कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप सी कैप, राइट। अच्छा, सेम यही चीज अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर स्क्वायर है ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो वहाँ पे मॉड लगा सकते हैं, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ए वेक्टर ए स्क्वायर ए कैप स्क्वायर, ओके, मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी कैप स्क्वायर माइनस 2 बी कैप सी कैप प्लस मॉड ऑफ सी कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप सी कैप, राइट। ओके, ए कैप बी कैप एंड सी कैप यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मॉडुलस 1 होना चाहिए, तो मॉड ए का वैल्यू 1 तो उसका स्क्वायर भी 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, इधर भी 1, इधर भी इसका मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1, सो टोटल 6 टर्म्स में मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस सारे प्लस के टर्म में तो 6, और बचा क्या माइनस 2 ए कैप बी कैप माइनस 2 बी कैप सी कैप माइनस 2 सी कैप ए कैप सी कैप या सी कैप ए कैप, एक की बात है।
6 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा ए कैप बी कैप प्लस बी कैप सी कैप। देखो बार माइनस है और इधर ब्रैकेट लगाया तो अंदर साइन चेंज हो गया, प्लस सी कैप ए कैप, राइट। ओके, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो अभी इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी कैप स्क्वायर प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे वैसे ही करेंगे, पहले यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ओपन करेंगे, फिर जहाँ पे भी ब्रैकेट में स्क्वायर है वहाँ पे वापस से मॉड लगेंगे, सेम वैसा ही जैसा मैंने यहाँ पे किया था फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप में। ये डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिखा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करना है तो मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड बी का वैल्यू 1, मॉड सी का वैल्यू 1 होगा, यानी कि ये बनेगा 3 + 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, राइट। ओके, हमें जो एक्सप्रेशन चाहिए उसमें -2 है, लेकिन यहाँ पे अपने +2 आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये बनेगा लेस देन और इक्वल टू 3। माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 कितना हो गया 3। अच्छा, अभी हमें क्या चाहिए 6 माइनस, यानी कि दोनों साइड अभी +6 करना पड़ेगा। अगर +6 करेंगे तो इधर बनेगा 6 - 2 ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट सी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप लेस देन और इक्वल टू 6 + 3। 6 + 3 मीन्स 9, यानी कि ये एक्सप्रेशन 9 के इक्वल या फिर लेस होगा, मतलब ये 9 को कभी एक्सीड नहीं करेगा। सो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या है, 0 to π/2 3 √ cos थीटा अपॉन √ sin थीटा प्लस √ cos थीटा होल पावर 5 डी थीटा। ओके, देखो इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर इंटीग्रेशन 0 to a तक हो रहा है किसी फंक्शन f(x) का x के रेस्पेक्ट में, तो वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a - x dx के, ठीक है। अगर 0 to a इंटीग्रेशन हो रहा है किसी फंक्शन f(x) का, तो x की जगह अगर a - x पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 0 to π/2 3 √ cos थीटा की जगह यहाँ पे a - थीटा यानी कि π/2 माइनस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में √ sin π/2 माइनस थीटा प्लस √ cos π/2 माइनस थीटा होल पावर 5 एज इट इज एंड डी थीटा। ओके ओके, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, cos π/2 माइनस थीटा होता है sin थीटा एंड sin π/2 माइनस थीटा होगा cos थीटा। सो ये बनेगा 0 to π/2 3 √ sin थीटा अपॉन √ cos थीटा प्लस √ sin थीटा होल पावर 5 डी थीटा। ओके, देखो अगर ये इंटीग्रेशन आई है तो ये भी आई है, ये भी आई है, और इस फर्स्ट वाले को अगर मैं रिलेशन 1 कंसिडर करता हूँ और ये सेकेंड है, तो 1 + 2 से क्या बनेगा, 1 + 2 करने पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, इधर है √ cos थीटा प्लस √ sin थीटा, इधर है √ sin थीटा प्लस √ cos थीटा, मतलब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का एक आएगा, लेकिन न्यूमरेटर में इधर 3 √ cos थीटा और इधर 3 √ sin थीटा, ठीक है। लिमिट भी दोनों का सेम है।
तो ये आई बनेगा, आई नहीं 2i, क्योंकि 1 एंड 2 को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 3 अंडर रूट साइन थीटा प्लस 3 अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा होल पावर 5 डी थीटा। ओके, चेक कर सकते हो, इधर है 3 अंडर रूट साइन थीटा 3 अंडर रूट कॉस थीटा, न्यूमरेटर में दोनों ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो डिनोमिनेटर कोई भी लिखो। ओके, अच्छा ऊपर से अगर 3 कॉमन आया तो 2i इक्वल टू 0 to π/2, 3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, ऊपर बनेगा अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा होल पावर 5 डी थीटा, राइट। 2i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा, यहाँ पे ये पावर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब पावर 1 लगा सकते हो, इधर पावर 4 है तो ये कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में पावर 4 बचा, अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट कॉस थीटा होल पावर 4। ओके, डी थीटा ऊपर, सो 2i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ओके डी थीटा अपॉन, यहाँ पे ये अंडर रूट कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूँ, अंडर रूट कॉस थीटा कॉमन लिया, ऊपर पावर 4 है तो अंडर रूट कॉस थीटा जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कॉस थीटा नहीं है तो इधर बनेगा टेन थीटा, क्योंकि अंडर रूट साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा बनेगा तो अंडर रूट टेन थीटा प्लस 1 होल पावर 4, राइट। और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2i इक्वल टू 3 0 to π/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 10 थीटा प्लस 1 होल पावर 4। ओके ओके, अभी सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, अगर अंडर रूट 10 थीटा प्लस 1 को मैं टी कंसिडर करता हूँ तो 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता है, तो यानी कि सब्सटीट्यूशन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सो हम अज्यूम करें अंडर रूट 10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू टी, राइट। सो अंडर रूट 10 थीटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 10 थीटा इक्वल टू होगा टी माइनस 1 के, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 10 थीटा इक्वल टू टी माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, अभी अगर दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इधर बनेगा 2 टी माइनस 1 डी टी, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह यहाँ पे 2 टी माइनस 1 डी टी पुट कर सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर है ब्रैकेट के अंदर उसकी जगह टी पुट कर सकते हैं। ओके, तो डिनोमिनेटर में आएगा टी पावर 4, ये बनेगा 2i इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे लिमिट भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लिमिट थीटा के रेस्पेक्ट में है, अगर थीटा को टी वेरिएबल के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर लिमिट को भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, लोअर लिमिट की बात कर रहा हूँ, जब थीटा 0 है तब टी क्या होगा, अगर थीटा 0 है तो टेन थीटा 0, यानी कि ये पूरा 0 हो गया, यानी कि टी इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा, मतलब लोअर लिमिट 1। व्हेन थीटा इक्वल टू π/2 अपर लिमिट, देन टी इक्वल टू कितना आएगा, अगर थीटा इक्वल टू π/2 है तो ये 10 π/2 नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि टी इक्वल टू यहाँ पे इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट को हम इक्वल नहीं करेंगे, ये इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, यानी कि टी टेंस टू इनफाइनाइट, राइट। मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 1 से इनफाइनाइट, राइट। ओके, अभी बात करते हैं इसकी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की जगह 2 टी माइनस 1 डी टी, राइट। डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमने टी कंसिडर किया था, तो ये बनेगा टी रेस टू 4। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या बना, i इक्वल टू बना 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये t को अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 1 अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी पावर 4 डी टी। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं, i इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टी पावर -3 माइनस टी रेस टू -4 डी टी, राइट राइट। ओके,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, राइट। और डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो सी नहीं आएगा। तो ये एक बार यहाँ पे n की जगह -3 है और एक बार -4 है, तो अकॉर्डिंगली अगर करेंगे तो ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी टी रेज टू, ओके इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये साइन हट जाएगा, टी रेज टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1 माइनस टी रेज टू -4 + 1 अपॉन -4 + 1, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से इन्फाइनाइट तक, राइट, 1 टू इन्फाइनाइट। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा फाइनल आंसर होगा। -3 + 1 कितना, -1/2, तो ये बनेगा -1/2, और ये टी रेज टू -2 नीचे जाएगा तो टी रेज टू 2 माइनस ये होगा -4 + 1 यानी कि -1/3, तो ये +1/3 हो जाएगा, और टी रेज टू -4 + 1 यानी कि टी रेज टू -3 नीचे आएगा तो टी रेज टू 3, राइट, और लिमिट 1 से इन्फाइनाइट। सो आई इक्वल टू, अगर इन्फाइनाइट पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में इन्फाइनाइट होगा तो ये 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 माइनस 1 पुट किया तो इधर -1/2 और इधर 1 पुट किया तो +1/3। सो ये बनेगा 1/2 - 1/3 यानी कि 3 - 2 3 - 2/6 यानी कि 1/6, ओके 1/6, लेकिन ये 3 भी है साथ में, हमने 3 लिया नहीं, ये 3, ओके इधर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 3 एंड इधर भी 3 आएगा मल्टीप्लाई में, इधर भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इधर भी 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2 इज आंसर। ओके एक बार अच्छे से आप पॉज करके देख सकते हो, 3 स्लाइड में ये आंसर कंप्लीट हुआ है। ओके क्वेश्चन है, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन बाई L + m - n = 0 एंड L² + m² - n² = 0 इज। ओके इस क्वेश्चन में हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है जिनका डायरेक्शन रेशियो इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता। ओके और ये रिलेशन L M N के फॉर्म में, इसका मतलब जो L M N का रेशियो होगा वही इन दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, तो L M N का रेशियो फाइंड करते हैं तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा तो दोनों के बीच का एक्यूट एंगल भी फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ओके रिलेशन है L + m - n = 0, दिस इज आवर फर्स्ट रिलेशन, एंड L² + m² - n² = 0, दिस इज आवर सेकेंड रिलेशन। ओके पहले फर्स्ट को लेते हैं, फ्रॉम 1 L + m - n = 0, तो L + m = n, n को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ओके ये n का वैल्यू मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ n इन 2, ये बनेगा L² + m² माइनस L की जगह L + m होल स्क्वायर = 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा L² + m² + 2LM = 0, राइट। ओके ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो L² + m² माइनस L² - m² - 2LM = 0, राइट। L प्लस L² - L² प्लस m² - m² कैंसिल, तो बचा क्या, -2LM = 0, राइट। सो -2 को भी 0 में भेज सकते तो LM = 0, LM = 0 इसका मतलब क्या, या तो L = 0 है या फिर M = 0 है। ठीक है, यहाँ पे दो केस बन रहे। ओके यहाँ पे केस नंबर 1, इफ L = 0, उस केस में क्या होगा, अगर L = 0 है तो इसको मैं किस में पुट कर रहा हूँ, पुट इन रिलेशन 1, इसमें पुट करें। अगर L की जगह 0 पुट किया तो ये बनेगा 0 + m - n = 0, मीन्स m = n। ठीक है, तो अभी L = m = n क्या होगा, L की जगह तो 0, m की जगह m, और n की जगह भी m ही पुट करेंगे क्योंकि m एंड n दोनों इक्वल है, राइट।
सो रेशियो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे m से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर तो 0 का 0 रहेगा और इधर 1 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस लेते हैं, केस नंबर 2, इफ m इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो केस मिले थे, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। तो सेकंड केस m इक्वल टू 0, तब क्या होगा? इसको अगर रिलेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या बनेगा? ये l प्लस 0 माइनस n इक्वल टू 0, राइट? यानी कि l इक्वल टू n। तो l, m और n का रेशियो क्या होगा? जब m इक्वल टू 0 है तब l की जगह l, m की जगह 0 एंड n की जगह भी l, क्योंकि l एंड n इक्वल है। अब रेशियो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ मैं l से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 1, 0 का 0 एंड इधर 1। ओके ओके। देखो, इन जनरल एंगल बिटवीन टू लाइन्स having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2, क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ओके, ये होता है। तो अभी हमने l, m और n का रेशियो क्या फाइंड किया? मतलब एक लाइन के अगर रेशियो ये है तो सेकंड लाइन के रेशियो ये होगा। यानी कि यहाँ पर मैं इसको a1 b1 c1 एंड इसको a2 b2 c2 कंसिडर कर सकता हूँ, a2 b2 c2। ठीक है। 0 1 1 1 0 1 अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 0 1 1, यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 एंड 1 0 0 1 0 0 होगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 2। ठीक है। cos थीटा इक्वल टू बनेगा 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, राइट? सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा 1/2 कब होता है? देखो, हमें एक्यूट एंगल चाहिए, इसका मतलब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 होता है π/3 पे, 60 डिग्री पे। ओके, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना हो गया? π/3। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन है, इफ a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट a क्रॉस b इज ऑल्सो एन यूनिट वेक्टर, a cross b is also an unit vector, then the angle between vector a and vector b is। okay, अगर a and b यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इनका मॉडुलस 1 है, मॉड ऑफ a1 मॉड ऑफ b 1, राइट? ओके, a क्रॉस b भी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मॉड ऑफ a क्रॉस b इज ऑल्सो 1। ओके, मॉड ऑफ a क्रॉस b होता मॉड a मॉड b साइन थीटा, मॉड a मॉड b 1 है, मॉड ए मॉड भी 1 है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इक्वल टू π/2। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेड बाय ए लाइन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर नॉट पॉसिबल। ठीक है। अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बनाती है, तो अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन होता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ओके, तो ऑप्शन ई चेक करते हैं पहले। अगर अल्फा इक्वल टू 30, बीटा इक्वल टू 60 एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अल्फा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कि cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। चेक करते हैं 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा। cos 30 होता है √3/2, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। cos 60 होगा 1/2, cos 90 होता है 0। तो ये कितना बनेगा? 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 4/4, 4/4 मतलब 1। ओके, इक्वल टू 1 मिल रहा है, यानी कि ये ए पॉसिबल है। हमें पूछा नॉट पॉसिबल, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। सपोज अल्फा इक्वल टू 30, बीटा इक्वल टू 45 एंड गामा इक्वल टू 60। सो ये होगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर
45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, कॉस 30 होता है √3/2 स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 स्क्वायर। ओके, 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। सो ये बन रहा है 6/4। 6/4 इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर अल्फा की जगह 30, बीटा की जगह 45, गामा की जगह 60 पुट करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। इसमें इक्वल टू 1 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन में एंगल नहीं बनाएगी। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ cosec x log y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू 0 इज। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है cosec x log y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स को राइट हैंड साइड भेज रहा हूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बचेगा cosec x log y dy, राइट हैंड साइड माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। ओके, एक्स का टर्म सिर्फ एक्स के साथ, वाई का टर्म डी वाई के साथ, तो वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि ये बनेगा log y अपॉन वाई डी वाई। cosec x राइट हैंड साइड जाएगा तो वो भी डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि एक माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन cosec x डी एक्स। ओके ओके, cosec x ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो साइन बन जाएगा, और इस पूरे टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि फाइनली ये बनेगा log y अपॉन वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो अभी ये y का टर्म डी वाई के साथ, x का टर्म x के साथ, तो अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो सोल्व हो जाएगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कम करते हैं, इनको I1 एंड I2 कंसिडर कर लेते हैं, मतलब अलग अलग सोल्व करते हैं। ओके, सो I1 क्या है, log y अपॉन वाई डी वाई, इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है सब्सटीट्यूशन से होगा। अगर log y को t कंसिडर करूँ तो 1 अपॉन वाई क्या होगा, डी वाई होगा। log y इक्वल टू टी, देन 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी टी। सो अगर यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी डी टी, सॉरी टी डी टी। ओके, 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह डी टी, log y की जगह टी, तो ये कुछ ऐसा बना। ओके, I1 क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि टी क्या कंसिडर किया था हमने, log y, तो इसका मतलब होगा ये होगा log y स्क्वायर अपॉन 2। ओके, प्लस सी नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दूसरे को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस सी लगा देंगे। ठीक है, लगा भी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज C1। ओके, I2 क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, आई मीन a इंटू वी या u इंटू वी, जो भी आप बोलते हो। सपोज ये a है, ये b है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए बी क्या होता है, a एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ b dx। ये dx इस इंटीग्रेशन की वजह से, ये dx इस इंटीग्रेशन की वजह से। ठीक है, अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करेंगे तो I2 बनेगा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ओके, ये माइनस बार आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स कॉस एक्स डी एक्स। राइट राइट, अगेन a एंड b कंसिडर करेंगे इनको, अगेन u इंटू वी लग रहा है, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बार
और ब्रैकेट के अंदर ये क्या बनेगा, a इंटीग्रेशन b यानी कि x इंटीग्रेशन cos माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ b एंड देन dx, राइट इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो अंदर बनेगा सिर्फ साइन एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स का साइन एक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई, ये इसके एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये है बार 2 एज इट इज है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखो ब्रैकेट भी ओपन कर दिया तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई भी हो गया, ठीक है, प्लस सी। ओके, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस कॉस साथ में दिख रहा है, 2 कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो I2 फाइनली क्या बनेगा, ओके यहां से अगर कॉस एक्स कॉमन लूँ तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस C2, सपोज ये I2 का वैल्यू है ना, तो C2। ओके, सो फाइनली इसका सॉल्यूशन क्या होगा, I1 प्लस I2, राइट, I1 प्लस I2। I1 का वैल्यू है log y स्क्वायर अपॉन 2 log y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2 कितना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स C1 प्लस C2 सपोज C। ओके, सो कौन सा ऑप्शन, log y अपॉन 2 होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, अपॉन 2 है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है लेट वेक्टर a इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इक्वल टू दिस, लेट c बी द वेक्टर सच दैट c एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, c मॉड ऑफ c माइनस a इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस इक्वल टू 3 एंड द एंगल बिटवीन c एंड a क्रॉस b, c एंड a क्रॉस b के बीच का एंगल है 30 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर a डॉट वेक्टर c। ओके, करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक ये है मॉड ऑफ a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू 3, ठीक है, तो a क्रॉस मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या होता है, मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू होता है मॉड a मॉड b साइन थीटा, राइट, थीटा यहां पे होता है a एंड b के बीच का एंगल, तो इसके अकॉर्डिंग a क्रॉस b क्रॉस c का वैल्यू क्या आएगा, देखो a की जगह यहां पे a क्रॉस b है एंड b की जगह यहां पे c है, तो अकॉर्डिंगली ये क्या एक्सपेंड होगा, मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ c साइन थीटा इक्वल टू कितना है 3, थीटा यहाँ पे एंगल होगा a क्रॉस b एंड c के बीच का एंगल, और क्वेश्चन में गिवन है c एंड a क्रॉस b के बीच का एंगल कितना है 30, राइट, तो थीटा की जगह यहाँ पे 30 पुट कर सकते हैं। ओके, साइन 30 होता है 1/2, सो ये 1/2 इक्वल टू 3, यानी कि मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ c इक्वल टू 6। ओके, अच्छा मॉड ऑफ a क्रॉस b हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर a एंड वेक्टर b हमें गिवन है, वेक्टर a क्या है 2i केप प्लस j केप माइनस 2k केप एंड वेक्टर b इक्वल टू i केप प्लस j केप, सो a क्रॉस b क्या होगा, पहले a क्रॉस b फाइंड करते हैं, अगर a क्रॉस b मिल जाएगा तो उसका मॉड भी मिल जाएगा, i केप j केप k केप 2 1 माइनस 2 1 1 0, ओके 1 1 0, सो ये सोल्व करेंगे तो आएगा 0 माइनस माइनस 2 यानी कि 2i केप माइनस 2 j केप 2 माइनस 1 k केप। ओके, क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, 0 माइनस माइनस 2 0 माइनस माइनस 2 तो प्लस हो जाएगा, और बार माइनस की वजह से माइनस 2 j केप
दिस इज यस के कैप ओके। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मॉड कितना होगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि 3। ओके, तो यहाँ पे 3 पुट कर सकता हूँ मैं, इसकी जगह वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा? 3 इंटू मॉड ऑफ सी इक्वल टू 6। 3 इंटू मॉड ऑफ सी इक्वल टू 6 यानी कि मॉड ऑफ सी कितना आ गया यहां से? 2। ठीक, ओके, मॉड ऑफ सी 2 मिला। मॉड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 3 क्वेश्चन में गिवन है। सिंस मॉड ऑफ सी माइनस ए इक्वल टू 3, सो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा? सी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 9। सी माइनस ए इसलिए स्क्वायर करें ताकि डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें वहां से सी डॉट ए या ए डॉट सी जैसा मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। ये होगा मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ई स्क्वायर वेक्टर ए वेक्टर सी माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 9। राइट, ओके। सी मॉड सी कितना है? 2, तो मॉड सी स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस मॉड ए कितना है? मॉड ए यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखो ए इक्वल टू 2 आई के प्लस जे के माइनस 2 के पे, तो यहां से मॉड ए इक्वल टू होगा अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर यानी कि 3। ओके, मॉड ए कितना है? 3, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 9। ओके, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो राइट हैंड साइड 0 बचा। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी कि 2 ए डॉट सी इक्वल टू 4 यानी कि ए डॉट सी इक्वल टू 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है।